नेक्स्ट टॉपिक हमारा द सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय जीन. So the term central dogma means a set of belief where a gene expresses by synthesizing a protein. तो central dogma basically एक ऐसा process है, ऐसा set of process है जिसमें जीन खुद को express करते by synthesizing a protein. जीन एक्सप्रेस करता है तो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. तो सेंट्रल डोगमा ऐसा सेट है तमाम प्रोसेस का जिसमें जीन एक्सप्रेस करते खुद को जाहिर करते बाय सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन और जिसके रिजल्ट में एक प्रोडक्ट बन जाए, एक प्रोटीन बन जाए. This protein work as an enzyme which carry down a chemical reaction to produce a metabolic product. This metabolic product either develop a character or led to develop a character. जो बातें अभी तक हम करते हुए आए हैं कि जीन एक्सप्रेस करता है जिसके रिजल्ट में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वो प्रोटीन वर्क करता है एज एन एंजाइम और ये एंजाइम कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर डेवलप होता है. या ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहा है जिसको वो एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, ये प्रोडक्ट डायरेक्टली वो कैरेक्टर डेवलप कर सकता है या फिर उस कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है. सो डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. डीएनए लोकेट है न्यूक्लियस में, जबकि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में. अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जीन्स ये डीएनए जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा है डीएनए, लेकिन डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस में जबकि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं. देयरफॉर डीएनए रिक्वायर्स सम अदर मॉलिक्यूल टू कैरी इट्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इसीलिए डीएनए को ज़रूरत है एक कैरियर की जो कि उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीन्स की फॉर्म में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, कोडेड इन्फॉर्मेशन है, उसको कैरी करे फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेकर जाए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक. सो दीज मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए. आरएनए की बात आ गई तो अब हम आरएनए पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सो आरएनए की अगर हम बात करें तो ये भी एक टाइप है न्यूक्लिक एसिड का. आरएनए कंसिस्ट है एक राइबोस शुगर पे, 5 कार्बन का शुगर, देन फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस. नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर कौन सा है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरासिल. थायमीन रिप्लेस हो जाता है आरएनए में यूरासिल से. एक और बात है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जबकि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है. आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास. एक होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, शॉर्ट फॉर्म में आरआरएनए. मैसेंजर आरएनए नाम से पता चल रहा है मैसेंजर है, ये मैसेज कन्वे कर रहा है, मैसेज लेकर जा रहा है, डीएनए का मैसेज लेकर जा रहा है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. ट्रांसफ़र आरएनए ये क्या करता है, जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो एसिड को, फिर अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है. और राइबोसोमल आरएनए ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम पर. अभी जब हम प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे तो तीनों आरएनए आएंगे वहाँ पर और फिर और क्लियर हो जाएगा इनका फंक्शन. सो जो मैसेज कन्वे कर रहा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक कन्वे कर रहा है, वो आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है basically. Now the genetic information flows in a cell from DNA to mRNA then to ribosome in cytoplasm. genetic information DNA के पास है, न्यूक्लियस में है, वो ट्रांसफ़र होगी मैसेंजर आरएनए के पास. मैसेंजर आरएनए डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा राइबोसोम तक और राइबोसोम क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो राइबोसोम पर फिर प्रोटीन सिंथेसाइज होगा. राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में. तो इस तरह जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए के पास वो ट्रांसफ़र हो रही है पहले मैसेंजर आरएनए के पास, देन मैसेंजर आरएनए उसको लेकर जा रहे राइबोसोम तक और फिर राइबोसोम पर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है. तो इस तरह जो न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन थी वो कन्वे हो रही है साइटोप्लाज्म तक और प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है. 2 स्टेप हैं इसके, 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड स्टेप है ट्रांसलेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन द स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वेयर इंफॉर्मेशन विच कंटेन इन अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, या जो जीन है वहाँ से इंफॉर्मेशन कॉपी हो रही है आरएनए में. कौन सा आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए. भी जब हम इसको डायग्राम से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली ट्रांसक्रिप्ट बनते, एक कॉपी बनती है किसकी, डीएनए इन्फॉर्मेशन की. कॉपी किस फॉर्म में होती है, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में. अब ये आरएनए कैरी करेगा उस इन्फॉर्मेशन को, कहाँ तक लेकर जाएगा, राइबोसोम तक. इट मीन्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म क्योंकि मैसेंजर आरएनए जो बन रहा है वो न्यूक्लियस में बन रहा है और राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में. तो ये मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन को, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है राइबोसोम तक, साइटोप्लाज्म तक. सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इन्फॉर्मेशन टू एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन सिंपली यही प्रोसेस है जिसमें डीएनए इन्फॉर्मेशन की कॉपी बनती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसक्रिप्ट बनता है. नाउ ट्रांसलेशन, नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसलेट होगी. तो इस सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो अदर टाइप जो आरएनए की है, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए,
इनका रोल है। ये क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए के पास, ये उसको ट्रांसलेट कर देंगे और फिर उससे एक प्रोटीन बनेगा। इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट होगी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अमाइनो एसिड के, और फिर उस अमाइनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन। सो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप समझ रहे हैं अभी, ट्रांसक्रिप्शन। ये न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोसेस हो रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। अब सबसे पहला काम क्या होगा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, जो कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये अनजिप होगा। जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, ये अनजिप हुआ। उसके बाद ये जो नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं, ये आके इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगते जाएंगे और एक स्ट्रैंड बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड, जिसे हम कह रहे हैं मैसेंजर आरएनए। जैसे कि डीएनए पे सीक्वेंस है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, तो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं वो इसके साथ पेयर होना शुरू होंगे। जैसे कि साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री है ग्वानिन, ये आया, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ डीएनए में थायमिन होता है, लेकिन यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बन रहा है, तो थायमिन रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल से, तो एडेनिन के साथ यूरासिल, यूरासिल देन थायमिन के साथ एडेनिन। इस तरह ये डीएनए आगे अनवाइंड होता जाएगा और एक स्ट्रैंड बन जाएगा मैसेंजर आरएनए। ये कॉपी है इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, इस जीन की। नाउ ट्रांसलेशन समझते हैं। ट्रांसलेशन समझने से पहले टीआरएनए का स्ट्रक्चर समझते हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ये है टीआरएनए। इसके एक एंड पर अमाइनो एसिड लगा हुआ है और उसके दूसरे एंड पर एक सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेस की। अभी तक मैसेंजर आरएनए बना था, डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हुई थी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन लेकर आता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। डायग्राम में दिख रहा है मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आ रहा है और ये राइबोसोम है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इस पर अटैच हो रहा है। उसके बाद ये ट्रांसफ़र आरएनए, जिसके एक एंड पर अमाइनो एसिड और दूसरे एंड पर नाइट्रोजनस बेस की एक सीक्वेंस है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए पर है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस जिस टीआरएनए पर होगी, वो टीआरएनए आके इससे अटैच होगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डिकोड होगी और एक अमाइनो एसिड इस तरह सेपरेट हो जाएगा। इस तरह पे दूसरा टीआरएनए आके, जो कि इस बेस के कॉम्प्लीमेंट्री है, उससे अटैच होगा और ये जो अमाइनो एसिड है इससे डिटैच होगा, और जो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है इसके साथ अटैच होगा। इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, और जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस जिस टीआरएनए पर होगा वो आके से अटैच होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन डिकोड होगी और उसके ऊपर जो अमाइनो एसिड लगा है फिर वो पॉलीपेप्टाइड का पार्ट बनता जाएगा और इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, और फिर इसकी एक प्रॉपर फोल्डिंग होगी, अरेंजमेंट होगी, और वह एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा जिस प्रोटीन की नीड होगी उस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। सो ये प्रोसेस था ट्रांसलेशन, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए जिसको लेकर आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेट हो रही है और क्या बन रहा है फिर, एंजाइम प्रोटीन। नाउ मेंडल एंड हिज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसने यूज़ किया था गार्डन पी। इसका बायोलॉजिकल नेम है पीसियम सैटिवम। गार्डन पी को यूज़ करके इसने इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म स्टडी किया था कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जब हम डिफरेंट ट्रेट को क्रॉस करवाते हैं तो आफ्टर जनरेशंस कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। अभी हम जब इसके लॉस पढ़ेंगे तो तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। 7 ट्रेट को इसने स्टडी किया था, जैसे कि हाइट, सीड शेप, पॉट शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉट कलर। इसके अलावा इन ट्रेट के इसने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स लिए थे। लाइक अगर हाइट की बात करें तो टॉल और डॉर्फ प्लांट लिया था। सीड शेप है तो राउंड सीड शेप है, रिंकल्ड सीड शेप है, कलर में है ग्रीन, येलो कलर। अभी तमाम चीज़ें आगे आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात है कि प्योर ब्रीड मीन्स दैट इफ एन ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइज, अगर वो प्लांट सेल्फ फर्टिलाइज हो रहा है तो उसके जो ऑफ स्प्रिंग है वो भी उसके एग्जैक्ट सिमिलर होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो गैमीट्स हैं वो सेम प्लांट के हैं। एग्जाम्पल है, इफ अ पेरेंट पी प्लांट इज टॉल एंड हैव पर्पल फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है इसमें, तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, वो कैसी होगी, सारी टॉल और पर्पल फ्लावर के साथ, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुई है। इसके अलावा मेंडल एक मैथमेटिशियन भी था, जिसकी वजह से इसकी जो तमाम रिसर्च है वो मैथमेटिकल बेसिस पर भी है। काफ़ी फॉर्मूले और कैलकुलेशन बेस्ड इसकी रिसर्च है, और इसने जो लॉज हैं जेनेटिक्स के, इनहेरिटेंस के, वो दिए हैं। तो हम वन बाय वन तमाम लॉज को देखते हैं तो ये तमाम बातें आगे और क्लियर होंगी।
लॉस पढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आगे यूज़ होंगी, या जब भी जहाँ पर भी हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे टर्म्स यूज़ होंगी, तो हमें पहले इनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये क्या है। सबसे पहले है डोमिनेंट। डोमिनेंट हम कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं? सो द फैक्टर यानी जीन विच एक्सप्रेस एंड मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर फैक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन इज सेड टू बी डोमिनेंट। हमने देखा था कि जो ट्रेट है वो एक मदर से आ रहा है, फादर से आ रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें कोई एक ही ट्रेट ऐसा है जो जाहिर होगा। उस ट्रेट को हम क्या कह रहे हैं? डोमिनेंट ट्रेट है वो। जैसे अगर एक इंडिविजुअल के पास ब्लैक आई कलर का एक ट्रेट है, उसके साथ ही उसके पास ग्रे आई कलर का एक ट्रेट है, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसके पास शो हो रहा है ब्लैक आई कलर, तो इट मीन्स ब्लैक क्या है? डोमिनेंट है, ये जाहिर हो गया है। लेकिन उसके पास ग्रे भी है, ट्रेट उसके पास ग्रे का भी है, वो आगे जनरेशन में शो हो सकता है, अभी हम देखेंगे। तो ये वाला ट्रेट है रेसेसिव। इट मीन्स वो ट्रेट उसके पास प्रेजेंट है लेकिन वो जाहिर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है। तो जब भी दो ट्रेट होंगे उसमें से एक रेसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा। जो जाहिर हो जाएगा, जो दिखेगा उस ऑर्गेनिज्म में, वो कौन सा ट्रेट है? डोमिनेंट। और जो नहीं दिखेगा लेकिन उसकी जीन उसके पास प्रेजेंट है, वो आगे जनरेशन में जाहिर हो सकता है, वो कौन सा होगा? रेसेसिव। तो जो डोमिनेंट ट्रेट है हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। जैसे कि टॉल एक ट्रेट है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल टी। इसी तरह से ड्वार्फ कोई प्लांट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल टी। तो जहाँ भी कैपिटल टी है इट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर है, और टी टॉल के लिए हमने लिया हुआ है। इसी तरह स्मॉल जब भी आएगा इट मीन्स वो रेसेसिव ट्रेट है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनो फिजिकल, जीनो जेनेटिक। इट इज़ ए फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड जीन। एक ऑर्गेनिज्म के पास एक जीन इनहेरिटेड हुई है, उसकी बेस पर उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो है उसका फिनोटाइप, लाइक टॉल डॉफ, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड। जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेट लाइक कैपिटल डी, और वो जेनेटिकली कौन सा जीन्स के पास प्रेजेंट है, कौन सा ट्रेट प्रेजेंट है, वो है उसका जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल टी एक ट्रेट है, एक मदर से आया एक फादर से। इसका फिनोटाइप क्या होगा? दोनों ट्रेट है हाइट की, दोनों टॉल है और दोनों डोमिनेंट है, तो जाहिर कौन सी होगी? डोमिनेंट जाहिर होगी। रिजल्टेंट क्या होगा? एक टॉल प्लांट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप क्या बना? टॉल है वो, मतलब दिखने में कैसा है वो? टॉल है। तो फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे किसी भी इंडिविजुअल का फिनोटाइप डिसाइड होगा, और जेनेटिकली उसके पास कौन से जीन्स हैं इस बेस पर किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप डिफाइन होगा। जैसे इसके पास कैपिटल टी है तो इसका जीनोटाइप क्या बनेगा? कैपिटल डी। एक ऑर्गेनिज्म है इसके पास ट्रेट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीन्स हैं। फिनोटाइप इसका कैसा होगा? एक टॉल है और एक डॉफ का इसके पास ट्रेट है। जाहिर कौन सा होगा? जो डोमिनेंट है। डोमिनेंट कौन सा है? टॉल। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? टॉल। तो इसका फिनोटाइप क्या हुआ? टॉल सिमिलर हुआ पहले वाले से, लेकिन इसका जीनोटाइप डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक टॉल का ट्रेट है और एक डॉफ का ट्रेट है, तो इसका जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी एक हाइट का ट्रेट है, स्मॉल टी। इसका फिनोटाइप क्या होगा? यहाँ पे कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, दोनों जीन्स रेसेसिव की हैं, डॉफ और डॉफ। तो रिजल्टेंट भी क्या होगा? एक डॉफ प्लांट हमें मिलेगा, जबकि इसका जो जीनोटाइप है वो क्या बनेगा? स्मॉल टी। अभी जब हम आगे क्रॉस करेंगे तो हम वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों देखेंगे। अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बहुत सिंपल है। एन इंडिविजुअल हैविंग सेम फैक्टर अलील ऑफ द ट्रेट कॉल्ड होमोजाइगस। जैसे कभी हमने देखा था कि ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास जो फैक्टर है ट्रेट का वो सिमिलर हो, जैसे कि कैपिटल टी दोनों यहाँ पर डोमिनेंट के हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या है? होमो मतलब सिमिलर, तो कैपिटल टी, इसके बाद दोनों ट्रेट सिमिलर है, तो ये क्या है? होमोजाइगस। इसी तरह से स्मॉल टी ये भी क्या है? होमोजाइगस, क्योंकि दोनों ड्वार्फ के ट्रेट हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या है? हीट्रोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर ऑफ अ ट्रेट कॉल हीट्रोजाइगस। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई कैपिटल टी स्मॉल टी, फैक्टर ऑफ टॉलनेस भी है यहाँ पर, और डॉर्फिज्म का भी कैरेक्टर है, तो ये क्या? हीट्रोजाइगस, दो डिफरेंट अलील प्रेजेंट है। नॉन पेरेंटल जनरेशन वो जनरेशन जो क्रॉसिंग में पार्ट ले रही है। जो फर्स्ट जनरेशन होगी वो कौन सी होगी? पेरेंटल जनरेशन। द ओरिजिनल ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर एक प्लांट लिया है टॉल और टॉल प्लांट, तो ये दोनों जनरेशन पेरेंटल जनरेशन है, ये फर्स्ट जनरेशन है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। अब इसके बाद इसकी जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगी ये कौन सी होगी? फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन, F1 जनरेशन।
ये पेरेंटल की ऑफ स्प्रिंग है। फर्स्ट फ्लैल जनरेशन F1 जनरेशन। अब सेकंड फ्लैल क्या है? फर्स्ट फ्लैल को अगर हम दोबारा क्रॉस करवाएं तो उनकी जो जनरेशन है वो होगी सेकंड फ्लैल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन है, देन उसकी जो ऑफ स्प्रिंग है F1 जनरेशन। उस F1 जनरेशन से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है, अगर हम उनको सेल्फ क्रॉस करवाएं तो जो जनरेशन बनेगी वो कौन सी होगी? F2 जनरेशन।